हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो उत्तराखंड परीक्षावाणी संक्षिप्तकी की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड में शिक्षा, भाषा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसमें उत्तराखंड में पत्रकारिता के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ऐड किए गए हैं जो कि आपको परीक्षावाणी या फिर अन्य पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड में जो शिक्षण संस्थाएं हैं और शिक्षण संस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या। तो राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे पास एक ही है, ठीक है। और ये कौन सा है? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, अर्थात गढ़वाल यूनिवर्सिटी को आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। राज्य में कुल राजकीय विश्वविद्यालय तो इनकी संख्या है 12, ठीक है। राज्य में कुल निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो इनकी संख्या 11 है और कुल डीम्ड विश्वविद्यालय देखें तो परीक्षावाणी के अनुसार डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 3 दी गई है। अगर इनकी बात करें कौन कौन से हैं तो आप लोगों को पता होगा, पहला है आपका FRI, ठीक है, जिसे 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आपका दूसरा आता है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और ये हरिद्वार में है, इसे 1962 में आपका डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया था। और तीसरा आता है आपका ग्राफिक एरा, ठीक है, ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय, 2008 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो परीक्षावाणी के अनुसार ये 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। लेकिन इसी बुक में आगे कवर किया हुआ है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, उसे भी 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। तो इस प्रकार टोटल 4 हो जाते हैं। आप एक बार नेट में सर्च करके इस फैक्ट को क्लियर कर लेना। आगे चलते हैं। राज्य में कुल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तो इसकी संख्या भी 1 है और कौन सा है? जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर वाला, ठीक है। कुल एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये हैं 9। इनमें से 4 आपके राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, 4 आपके निजी मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन जो 1 है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका केंद्रीय मेडिकल कॉलेज है जो कि आपका एम्स है, ठीक है, ऋषिकेश देहरादून में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं। राज्य में कुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज तो इनकी संख्या 2 है और कुल जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तो जिले में, प्रत्येक जिले में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ संस्थान खोले गए हैं जिन्हें कहा जाता है डाइट, और ये प्रत्येक जिले में है तो इनकी संख्या है 13। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे पहले कहाँ पर आपका डाइट स्थापित किया गया था तो ध्यान रखेंगे उधम सिंह नगर में, US नगर में आपका सबसे पहले डाइट की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? अप्रैल 2006 में, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट पे आते हैं हम लोग जो डिटेल में मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं और मैंने कोशिश की है कि ऑथराइज्ड सोर्स से आपको सही डेटा दे सकूँ। अगर इसके बावजूद भी कोई मिस्टेक आपको वीडियो में लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अर्थात SCERT। आप लोगों ने सुना होगा NCERT, जिस प्रकार हम देखते हैं NCERT की पुस्तकें आती हैं और वो काफ़ी रिलेवेंट सोर्स माना जाता है। तो NCERT का ही छोटा रूप है SCERT। NCERT नेशनल लेवल पे होता है और SCERT आपका स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक। तो इसकी स्थापना हम पहले भी बात कर चुके हैं संगठन संस्थान वाली वीडियो में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसकी स्थापना 17 जनवरी 2002 को हुई थी। और कहाँ पे स्थापित हुआ था? नरेंद्र नगर टिहरी में। लेकिन जनता के विरोध के बावजूद रातों रात इसे देहरादून ट्रांसफ़र कर दिया गया था वर्ष 2013 में। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब पूछा जाता है कहाँ स्थित है तो ध्यान रखें देहरादून ही कहेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन कहाँ स्थापना हुई थी पूछा जाएगा तो नरेंद्र नगर टिहरी में। आगे चलिए। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, अर्थात सीमेट कहने का मतलब हुआ SIEMAT, यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये आपका राज्य में शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान होता है जिसे सीमेट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 2005 को की गई है और कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है। इसका मेन कार्य है शोध एवं मूल्यांकन करना शिक्षा के क्षेत्र में और नीति नियोजन एवं प्रबंधन में मदद करना, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है। आप लोगों को पता होगा कक्षा 1 से लेके
8 तक की जो शिक्षा है इसे प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। 8 से 12 तक की जो शिक्षा है इसे माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। तो 8 से 12 तक की शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए जो परिषद है वो देहरादून में। फिर 12 के बाद आएगी आपकी जो स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है, ठीक है, स्नातक और परास्नातक, ये सब उच्च शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। एक और ब्रांच आती है आपकी शिक्षा की जिसमें बीटेक या फिर बीसीए एमसीए टाइप की चीज़ें आती हैं, तो वो आपका तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसे तकनीकी या प्राविधिक शिक्षा कहते हैं। तो 4 टाइप यहाँ पे शिक्षा के देखे जाते हैं। तो ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून में। जबकि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बात करें, विद्यालयी शिक्षा परिषद कहने का मतलब है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक का समग्र, ठीक है। पहले अलग अलग हुआ करते थे राज्य, लेकिन राज्य गठन के बाद क्या किया गया, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को कक्षा 1 से 12 तक पूरे को एकीकृत कर दिया गया और इसके प्रशासन के लिए एक निदेशालय गठित कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं बोर्ड, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कक्षा 10 और कक्षा 12 में बोर्ड के पेपर होते हैं। मैं केवल उत्तराखंड वालों की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई की नहीं, ठीक है, तो उनके लिए तो अलग निदेशालय होगा। तो उत्तराखंड बोर्ड की बात करें हिंदी मीडियम वालों की, तो हम देखते हैं 10 में और 12 में बोर्ड के पेपर होते हैं और इनकी कॉपियाँ चेक होने कहाँ जाती हैं? रामनगर नैनीताल में। तो ये वही शिक्षा परिषद है, वही बोर्ड है, ठीक है। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में है, जिसकी स्थापना 22 सितंबर 2001 को की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड। तो उत्तराखंड में मदरसे भी चल रहे हैं और उनके शिक्षा का प्रबंधन प्रशासन करने के लिए उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई है। ये स्थित है देहरादून में और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। आगे चलिए, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, जैसा कि अभी मैंने बताया 12th पास होने के बाद जो आप कॉलेज करते हैं, यानी कि स्नातक हो या फिर परास्नातक हो, ठीक है, इसकी शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय बनाया गया है, क्योंकि इसे उच्च शिक्षा कहा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ने देखा भी होगा हल्द्वानी में उच्च शिक्षा निदेशालय। ये काहे के लिए बनाया गया है? उच्च शिक्षा के प्रबंधन हेतु। आगे चलें, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, अभी मैंने बताया चौथी ब्रांच प्राविधिक शिक्षा, जिसमें हमें शिक्षा दी जाती है तकनीकी की, ठीक है, जिसमें आपका बीसीए एमसीए है या फिर बीटेक एमटेक वाली चीज़ें हैं। तो तकनीकी शिक्षा के लिए उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थापित किया गया है? श्रीनगर पौड़ी में, ठीक है, तकनीकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। देखिए, प्राविधिक शिक्षा यानी कि तकनीकी शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन। प्राविधिक शिक्षा के लिए जो निदेशालय है वो आपका श्रीनगर पौड़ी में है, लेकिन प्राविधिक शिक्षा के लिए जो परीक्षा परिषद है वो कहाँ है? आपका काउंसिल जो है वो हरिद्वार में है, रुड़की वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो रुड़की हरिद्वार याद रखेंगे, जबकि निदेशालय पूछा जाए तो श्रीनगर पौड़ी में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और इस परिषद की स्थापना हुई है 15 जनवरी 2004 को, ठीक। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। राज्य गठन से पहले, यानी कि 2000 में 9 नवंबर को आपके राज्य का गठन हुआ, उससे पहले की बात हो रही है। राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल विश्वविद्यालय कितने थे? तो कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 6 थी, जिन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। इसमें आपके तकनीकी हैं या फिर अन्य विश्वविद्यालय हैं, निजी और सरकारी, सब यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो 6 कौन कौन से विश्वविद्यालय थे उनको देख लेते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा, यहाँ पे जो डेट्स मैंने लिखी हुई हैं, जो ईयर यहाँ लिखे हुए हैं, ये इनकी स्थापना के ईयर नहीं है। क्लियरली बता रहा हूँ, इनका स्थापना का ईयर नहीं है, बल्कि वो ईयर है जब इन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं कहना है कि बुक्स में तो अलग मिलता है, इनने गलत बता दिया। तो देखिए, राज्य गठन से पूर्व 6 विश्वविद्यालय यहाँ पे थे। कौन कौन से? पहला आता है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। इसकी स्थापना आप जानते हैं कब हुई थी? 1847 में होगी थी। 1842 में जो ऊपरी गंगा नहर बन रही थी, तो उसमें ट्रेनिंग देने के लिए उसके लोगों को 1847 में इसकी स्थापना हुई। 100 वर्ष बाद 1947 में, आज़ादी के तुरंत बाद, इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो बहुत महत्वपूर्ण है, किस वर्ष मिला भी पूछा जा सकता है और कब स्थापना हुई है भी, ठीक है। दूसरा था आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1960 में हुई है और विश्वविद्यालय के रूप में ही हुई। तीसरा है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। स्थापना 1902, आप जानते हैं 60 वर्ष बाद 1962 में से विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973, गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973 और FRI, इट मीन्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो देहरादून वाला है, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है 1991 में। तो ये आपका राज्य गठन से पूर्व राज्य में विश्वविद्यालय थे। तो कुल कितने हैं? 6 विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, राज्य एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो राज्य और देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज अभी हमने देखा, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। इसको पहले थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग करके स्थापित किया गया था, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 से रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना यहाँ पे,
एक छोटी सी मिस्टेक होगी है, ये रुड़की कॉलेज को 1947 में नहीं बल्कि 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है, इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये हल्की सी मिस्टेक होगी यहाँ पे प्रिंट में, 1949 में, यहाँ पे सही दिया गया है। तो 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और 21 सितंबर 2001 को IIT का दर्जा मिला है और ये देश का 7वां IIT है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, तो राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में खोला गया है। राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय सभी जानते हैं, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंतनगर, उधम सिंह नगर में, और इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयास से, ठीक है। आगे चलते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी 1902 में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना आपका गुजरावाला पंजाब में होगी थी, ठीक है। गुजरावाला पंजाब में कब? 1900 में होगी थी, लेकिन यहाँ से ये गुरुकुल में स्थानांतरित किया गया 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। तो उत्तराखंड में इसकी स्थापना 1902 में ही मानी जाती है और 1962 में फिर इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ स्थित है? ज्वालापुर हरिद्वार में, ज्वालापुर के नज़दीक स्थित है। आगे देखें, राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा था? तो पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का, जिसे 1962 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आगे चलिए। राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो अभी तक हमारे पास केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मैंने आपको बताया, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। स्थापना सभी लोग जानते हैं 1973 में हुई थी, चाहे कुमाऊं विश्वविद्यालय कहें चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय, दोनों की स्थापना 1973 में। और कहाँ स्थापित है? श्रीनगर पौड़ी में। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। 15 जनवरी 2009 डेट याद रखेंगे। आगे चलिए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि जिसे आप कहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई है और इसका कार्यालय जो है ये हल्द्वानी में है, जो कि नैनीताल जनपद में पड़ता है। आगे देखें। आयुर्वेदिक या आयुष विश्वविद्यालय, राज्य का पहला जो आयुर्वेदिक और आयुष विश्वविद्यालय है ये आपका हरिद्वार में खोला गया है 2009 में, ठीक है, पतंजलि वाला। आगे देखिए। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को गढ़वाल विश्वविद्यालय की एक शाखा थी, वहाँ से अलग करके इसे श्रीदेव सुमन नाम से स्थापित किया गया। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल टिहरी में स्थित है और 2012 में इसे ये नाम मिला। 2010 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो टिहरी परिसर था उसे अलग करके एक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, लेकिन 2012 में इसके नाम के आगे श्रीदेव सुमन नाम जोड़ा गया। तो इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 2012 ही यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। कहाँ है? बादशाही थौल टिहरी में। नेक्स्ट देखिए। सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला जिला देहरादून में है। बहुत सारे विश्वविद्यालय आपने देखा, FRI है, ठीक है, ऐसे ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय है, फिर आपके मेडिकल कॉलेज हैं, सुद्धोवाला कॉलेज है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज हैं। तो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालयों वाला जिला है देहरादून। राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जो लॉ के लिए लॉ कॉलेज बना है पहला, लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है। तो राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है डोईवाला क्षेत्र देहरादून में। आगे देखें। राज्य का प्रथम सरकारी व्यावसायिक डिग्री कॉलेज, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आयोग पूछ देता है, ध्यान में रखेंगे। सरकारी स्तर का जो है व्यावसायिक डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा है पैठानी पौड़ी में। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ यहाँ पर आपको ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे आप अपने स्तर से रोजगार शुरू कर सकें, यानी कि व्यावसायिक तौर पर यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पैठानी पौड़ी में, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास अपना रोजगार होगा तो आप पैठ बनाकर बैठ जाएंगे, तो इसके लिए पैठानी पौड़ी याद रखेंगे। आगे देखिए। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, इसका नाम पहले उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ही था और इसी नाम से 2005 में स्थापित हुआ था देहरादून में, लेकिन वर्ष 2020 में इसका नाम वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर रख दिया गया। तो किस वर्ष रखा गया पूछा जाए तो 2020, बाकी स्थापना पूछी जाए तो 2005, ठीक है। आगे चलिए। राज्य में ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये भी आपका कौन सा है? वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि 2005 में देहरादून में स्थापित हुआ है। और इसके द्वारा कब से शुरू की गई हैं ऑनलाइन परीक्षाएं? 30 जून 2021 से, ठीक है। आगे देखिए। विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी चर्चा में रहा था लॉकडाउन के बाद वाले साल में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज स्वायत्तशासी संस्था है और ये स्थित है द्वाराहाट अल्मोड़ा में, ठीक है। इसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया था, इसलिए चर्चा में था। तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा।
ये आपका स्वायत्त शासित संस्थान है ये भी, और ये कहाँ स्थित है, घुड़दौड़ी पौड़ी में, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये आपका स्थित है श्रीनगर पौड़ी में। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, जबकि इसका दूसरा कैंपस 2010 में बनाया गया था सुमाड़ी पौड़ी में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। आगे चलिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, टनकपुर चंपावत में स्थित है, और इसकी स्थापना 2013-14 में की गई है। पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला चंपावत में है। आगे देखिए, उत्कृष्ट अटल नवाचार, नवाचार कहने का मतलब होता है इनोवेशन, ठीक है, यानी कि अपने विचार, स्पेशल विचार जो अभी तक किसी के पास नहीं है। इसके लिए एक संस्थान आता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, विपो, ठीक है। ये क्या करता है, आपके जो विचार हैं, पर्सनल विचार जो हैं आपके, जिनसे कि कोई विकास हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी बन सकते हैं, नहीं, उसको संरक्षित करने के लिए ये संस्थान बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो उत्कृष्ट अटल नवाचार या इनोवेशन अकादमी कहाँ प्रस्तावित की गई है, उत्तराखंड में, तो हमारे राज्य में प्रस्तावित है देहरादून में। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देहरादून में। आगे चलिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो इसकी स्थापना काफ़ी पहले हो चुकी है, IIM के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ स्थित है, काशीपुर ऊधम सिंह नगर में। और इसकी स्थापना कैसे याद रखेंगे, जब आप IIM लिखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे हो 11 लिखा हुआ है, तो 2011 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, IIM कहाँ, काशीपुर में। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये आपका एकमात्र राज्य का केंद्रीय आयुर्वेदिक संस्थान है, ठीक है, तो इसका नाम आपका एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गया एम्स, इसलिए इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाता है। ये आपका देहरादून में स्थित है, देहरादून के ऋषिकेश में, ठीक है। इसकी स्थापना 2012 में हो चुकी थी, जो कि 2003-04 से शुरू हुई थी, 2012 में स्थापना हो गई थी, और 2014 से इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, फरवरी 2004 से कार्य में है। जबकि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है कि एम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है वो कहाँ स्थापित है, तो ध्यान रखेंगे, ये आपका देहरादून में ना होकर कहाँ है, गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। तो एम्स का ट्रॉमा सेंटर गोपेश्वर चमोली में, जबकि एम्स ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, इसे भी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है 2007 में, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये आपका राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है। क्या बताया, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरा, राज्य का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय भी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी यही है, ठीक है, और राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज भी यही है। तो दोनों चीज़ें इसके नाम है, प्लस तीसरी चीज़, निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय भी यही है, ठीक है। तो तीन चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, राज्य का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी, और निजी क्षेत्र का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय। तो तीनों चीज़ों का एक ही आंसर होगा, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि स्वामी राम के नाम से स्थापित किया गया है। कहाँ स्थित है, जॉली ग्रांट देहरादून में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1989 में, ठीक है, 1989 में स्थापित हुआ था, और 7 जून 2007 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसे इंक्लूड करके राज्य में कुल डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या हो जाती है 4, ठीक है। आगे चलिए, राज्य में संचालित कुल राजकीय मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, कितने हैं, तो राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इनकी संख्या है 4, और ये हैं श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून और अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन यूके ट्रिपल द्वारा पूछ दिए जाते हैं। आगे देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, तो ये आपका 2008 में स्थापित हुआ है, और कहाँ स्थित है, श्रीनगर पौड़ी में, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका संबंध भी पौड़ी जनपद से था। नेक्स्ट देखें, डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल और राजकीय मेडिकल कॉलेज, तो ये राजकीय मेडिकल कॉलेज जो अभी हमने हल्द्वानी देखा 4 जगहों में से, वो हल्द्वानी वाला यही है। सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल करके, ठीक है। तो ये आपका हल्द्वानी में स्थित है। इसकी स्थापना 1 मई 2010 को मानी जाती है। वैसे इसकी स्थापना 1997 में हो गई थी, ठीक है, लेकिन 1 मई 2010 को इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला राजकीय मेडिकल कॉलेज कब स्थापित हुआ, तो आप इसी डेट को याद रखेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल कब बना था, तब आप ध्यान रखें 1997 में, 1997 के आसपास से स्थापित हुआ है। बाकी आप चेक कर लें, ठीक है। कहाँ स्थित है, हल्द्वानी में। राज्य का प्रथम पैरा मेडिकल संस्थान प्लस राज्य का प्रथम कैंसर इंस्टीट्यूट या कैंसर हॉस्पिटल भी यहीं पर स्थित है, इसी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। तो 2 चीज़ें ये भी याद रखेंगे, राज्य का पहला पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है। आगे देखते हैं,
दून राजकीय मेडिकल कॉलेज, तो ये तो नाम से पता चल जा रहा है देहरादून में होगा और इसकी स्थापना 2016 में की गई है। ठीक है, हमारे पास 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं। आगे देखें, शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, ये आपका 2021 में स्थापित किया गया है और ये है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, शोभन सिंह जीना का संबंध अल्मोड़ा से ही है और आप लोगों को पता होगा कि वहाँ जो कॉलेज है उस कैंपस का नाम भी शोभन सिंह जीना के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो 2021 में स्थापित है राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो ये हो गए 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज। आगे देखें, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में निर्माणाधीन है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी कहने का मतलब सुशीला तिवारी वाला। ठीक है, तो वहाँ पे क्या निर्माणाधीन है, राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि मैंने अभी इंक्लूड कर दिया था उसमें। पैरामेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट दोनों यहीं पे बन रहे हैं। आगे देखिए, राज्य के हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए जा रहे हैं, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जा रही है। ठीक है, आगे देखें, राज्य में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज 4 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं मेडिकल कॉलेज, लेकिन अभी भी निर्माणाधीन है कितने, 3 मेडिकल कॉलेज। कहाँ कहाँ प्रस्तावित हैं, एक है पिथौरागढ़, दूसरा आपका हरिद्वार, तीसरा है ऊधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पिथौरागढ़, हरिद्वार और रुद्रपुर में 3 और राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं। तो इस प्रकार इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, आगे चलें, राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज अर्थात स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये आपका किया जा रहा है चंद्रनगर देहरादून में। और कब से स्थापित किया जा रहा है, 2010 से। ठीक है, तो 2010 में स्थापित किया गया है, अब काम करना शायद इसने शुरू कर दिया है। तो राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आगे चलें, राज्य में संचालित कुल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। ठीक है, ये हम इसकी जो मेन वीडियो आएगी, ठीक है, परीक्षा वाणी की, उसके अंतर्गत हम कवर करेंगे कस्तूरबा गांधी क्या होती है, आप इसके अन्य जो आवासीय विद्यालय हैं कौन कौन से हैं इसके बारे में। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जो महिलाओं को या लड़कियों को फ्री में रहने और शिक्षा लेने की सुविधा प्रदान कर रही है, यानी कि वहाँ पे हॉस्टल भी बने होंगे मुफ्त में। ठीक है, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कितने हैं, अभी 48 हैं राज्य में संचालित, 2019-20 की सर्वे के अनुसार है डेटा। ठीक है, आगे चलें, राज्य में संचालित कुल राजकीय नवोदय विद्यालय 2020-21 के अनुसार तो ये हैं 13। प्रत्येक जिले में एक एक राजकीय नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। राज्य में संचालित कुल राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय, तो ये अभिनव आवासीय विद्यालय जैसे वो कस्तूरबा गांधी महिलाओं के लिए था, लड़कियों के लिए मतलब, वैसे ये सभी के लिए। ठीक है, अन्य छात्रों के लिए। तो राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय 2020-21 की सर्वे के अनुसार 4 है राज्य में। यहाँ पे डेटा देखिए मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, 20-20 लिखा है, 20-20 लिखा है, तो 20-21 कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये आवासीय विद्यालय कितने हैं, 4 हैं। कहाँ कहाँ, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है कितने हैं, क्योंकि इनकी संख्या लिमिटेड है। तो राज्य में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय केवल 4 जगह हैं। ठीक है, आगे चलें, राज्य में संचालित कुल आश्रम पद्धति पर आधारित विद्यालय, तो आश्रम पद्धति से जहाँ शिक्षा दी जाती है जैसे गुरुकुल कांगड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विद्यालय हैं उनकी संख्या अभी 16 है। ठीक है, राज्य का प्रथम और एकमात्र सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल के बारे में सबने सुना होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पेपर भी होते हैं हर साल, यहाँ से बच्चे निकलते हैं, तो बहुत से लोगों ने दिया भी होगा। तो राज्य का पहला और अभी तक का एकमात्र सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल नैनीताल में, और इसकी स्थापना 21 मार्च 1966 को की गई थी आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। हालांकि अभी राज्य में और भी सैनिक स्कूल प्रस्तावित हैं 2। ठीक है, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा राज्य में 2 सैनिक स्कूल प्रस्तावित हैं, कहाँ, देहरादून और रुद्रपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी तक राज्य में केवल एक ही सैनिक स्कूल है। आगे देखिए, राज्य में चयनित संस्कृत गाँव, तो राज्य में गाँव को विकसित करने के लिए और वहाँ पे संस्कृत भाषा का विकास करने के लिए संस्कृत गाँव के रूप में कुछ गाँव को सूचित किया गया। तो यहाँ पे 2 गाँव हैं जिन्हें संस्कृत गाँव घोषित किया गया है। पहला है आपका किमोठा गाँव जो कि चमोली जनपद में है, और दूसरा है भैतोला गाँव जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है काफ़ी। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में भाषा और बोलियां। ठीक है, यहाँ पे केवल संक्षिप्तिकी के हिसाब से मैंने कवर किया हुआ है, जब इसको हम पूरा डिटेल में चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे मैं बहुत सारे सोर्सेज से भाषा और बोलियों के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाषा बोलियों से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट एक आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ से अभी एक क्वेश्चन बना हुआ था, ये फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में। ठीक है, पहला है प्रमुख भाषाभाषी लोगों का प्रतिशत। 2001 के अनुसार राज्य में कितने लोग कौन कौन सी भाषाएं बोल रहे हैं, तो इसके आधार पर प्रतिशत देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। तो देखें,
पहला है हिंदी भाषी लोग। तो हिंदी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत राज्य में है 88.26%। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो 88-89% के आसपास हिंदी भाषी लोग हैं यहाँ पे, जिसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। दूसरे आते हैं उर्दू भाषी लोग। तो उर्दू भाषी के लोग आपके दूसरे नंबर पे आते हैं 5.88% लोग। तीसरे नंबर पे आते हैं पंजाबी भाषी लोग 2.92%। चौथा है बंगाली 1.46%। पाँचवा नेपाली 1.08% लोग, और अन्य भाषा के लोग हैं 0.40%। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा भाषी लोगों के परसेंट के आधार पर अरेंज कीजिए। तो पहला आपका हिंदी, फिर उर्दू, फिर पंजाबी, फिर बंगाली, ठीक है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बंगाली, फिर नेपाली। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं HUPBN, ठीक। तो इस प्रकार से ट्रिक से याद कर लें, परसेंटेज नहीं भी पूछा जाएगा तो इनको अरेंज करने के लिए आ सकता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट गढ़वाली की प्रमुख उपबोलियाँ। तो गढ़वाली एक बोली है अपने आप में, क्योंकि इसको भाषा का दर्जा भी पूरी तरीके से नहीं मिला है, गढ़वाली हो या कुमाऊनी, तो ये बोलियाँ हैं। इन बोलियों की कुछ उपबोलियाँ हैं जो कि गढ़वाल रीजन के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाएंगी, या फिर कुमाऊं रीजन के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाएंगी, ठीक है, कुमाऊं मंडल के। तो उनको देख लेते हैं, और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, कौन सा, ये सलाड़ी या सलाड़ी वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए कौन कौन सी है। पहली है श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बधानी, राठी, मांझ, सलाड़ी या सलाड़ी, टिहरियाली, ठीक है। तो ये गढ़वाली की प्रमुख उपबोलियाँ हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती हैं। कहाँ बोली जाती हैं, कितने लोगों द्वारा बोली जाती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब इसका मेन चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी केवल इन बोलियों के नाम रख लीजिए याद कि कौन कौन सी गढ़वाली की हैं। आगे देखें, गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियाँ इसके अलावा कौन कौन सी हैं। पहला आता है आपका खड़ी हिंदी, जो कि नगरों में बोली जाती है। दूसरा आता है आपका जौनसारी, जो कि देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में, यानी कि जो आपका चक्राता वाला रीजन है, मेनली त्यूनी वाला रीजन है, उस क्षेत्र में जौनसार भाबर वाले में जौनसारी बोली जाती है। और तीसरा है भोटिया, जो कि गढ़वाल तथा कुमाऊं के उत्तरी भाग में दोनों ही जगह बोली जाती है, ठीक है। जैसे उत्तरकाशी जनपद है और चमोली जनपद है, यहाँ पे आपके भोटिया लोग रहते हैं, तो ये अपनी भाषा बोलते हैं। और पिथौरागढ़ का जो जनपद है, यहाँ भी आपके भोटिया जनजाति मिलते हैं। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में ही आपके भोटिया जनजाति पाई जा रही है, ठीक है। तो ये गढ़वाल क्षेत्र की कुछ अन्य बोलियां थी। अब हम आगे बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र की उपबोलियां, यानी कि जो कुमाऊं मंडल है और वहाँ पे बोली जाने वाली जो मेन कुमाऊनी है, उसकी भी कुछ अलग अलग उपबोलियां मिलती हैं जो कि क्षेत्र के हिसाब से बटी हुई हैं, ठीक है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। तो उनको बात करें तो पहली आती है कुमैया, जो कि मेन कुमाऊं, काली कुमाऊं में बोली जाती है। चंपावत, बागेश्वर और थोड़ा बहुत अल्मोड़ा वाले रीजन में बोली जा रही है, ठीक है। तो कुमैया बोली काली कुमाऊं की। दूसरी आती है सौरियाली, ये पिथौरागढ़ क्षेत्र में आप लोगों ने पता होगा आप लोगों को कि वहाँ पे गोरखा लोगों का शासन रहा, तो उन गोरखाओं को सोरियाल कहा जाता था, ठीक है। और वहीं पे आपका जो पिथौरागढ़ जनपद के लोग हो गए, उन्हें भी अब सोरियाल कहा जाता है, तो वो लोग सोरियाली भाषा बोलते हैं, और इसमें हिंदी के साथ नेपाली भाषा का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। आगे देखिए सिराली, डीडीहाट की भाषा, डीडीहाट क्षेत्र की। अस्कोटी है, ठीक है, अस्कोट की। खसपराजिया, पछाई, फलदा कोटी, चौगरखिया, ठीक है, गंगोई, और इसके अलावा दनपुरिया, ये पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। दनपुरिया, जौहारी, रच भैंसी, ठीक है, रच भैंसी भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ये नैनीताल वाले क्षेत्र में है ना, नैनीताल और उसकी सीमा से लगा हुआ जो क्षेत्र है उधम सिंह नगर वाला, तो इस क्षेत्र में रच भैंसी बोली जाती है। तो इतनी आप लोग ध्यान में रखेंगे, कुमाऊं की बोली हैं, एक बार अच्छे से इन्हें देख लेना, लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां। तो इसके अलावा कौन कौन सी बोली जाती हैं। गोरखाली, नेपाल से लगे क्षेत्रों में, जो आप अब देखेंगे कि कुमाऊं में पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपद है, नेपाल से सीमा बनाते हैं, तो सीमावर्ती इलाकों में आपका गोरखाली बोली जाती है। भावरी, ये टनकपुर से काशीपुर तक के क्षेत्र में जो भाबर वाला इलाका है, वहाँ भावरी बोली जाती है। मझ कुमैया, गढ़वाल कुमाऊं की सीमावर्ती क्षेत्रों में गढ़वाल और कुमाऊनी दोनों ही भाषाओं का मिक्सचर मिलता है, उसी को मझ कुमैया कहा जाता है, ठीक है। सौका, ये तो पिथौरागढ़ के उत्तर में सौका जौहारी जो भोटिया जनजाति रहती है उनके द्वारा बोली जाती है। राजी, पिथौरागढ़ के बनरौत लोग बोलते हैं। बोक्साड़ी, कुमाऊं के दक्षिणी छोर के बोक्सा लोग, जो कि नैनीताल जनपद और उधम सिंह नगर जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए पंजाबी और बंगाली, इसमें भी हमने बात की हुई है कि उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में आपका मेनली उधम सिंह नगर की बात करें तो वहाँ पे पंजाबी, बंगाली, नेपाली, ये सभी लोगों का मिक्सचर रहता है, बहुत सारी जनजातियाँ वहाँ पाए जाते हैं। तो पंजाबी और बंगाली दोनों भाषाओं के भाषी लोग जो रहते हैं नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद में निवास करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलिए, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय जो लोक गाथाएँ होती हैं, जिन्हें कि जागर कहा जाता है, वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे कुमाऊं में जो जागर हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जागर है मालूशाही और रमोल का, ठीक है। राजूला मालूशाही की प्रेम कथा आपने सुनी होगी, और तो इसी को मालूशाही, और दूसरी होती है आपकी रमोल की, ठीक है। तो इन दोनों को कुमाऊं की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं माना जाता है या जागर माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। आगे चलें,
गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को क्या कहा जाता है? तो पहेलियों को कहा जाता है आण, ठीक है। बचपन में आप लोग कहते होंगे कि आण लगा दी, आण लगा दी, ठीक है। तो आना या आना जो है वो पहेलियों को कहा जाता था, ये ध्यान में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कुमाऊनी में लिखित साहित्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1800 ईस्वी के बाद, ठीक है। इससे पहले कुमाऊं में जो था वो साहित्य का रूप लौकिक रूप था, ठीक है, यानी कि मौखिक रूप से साहित्य एक से दूसरी पीढ़ी में जाता था, उसे लौकिक साहित्य कहा जाता है। लेकिन लिखित साहित्य की शुरुआत 1800 ईस्वी के बाद मानी जाती है। गढ़वाली में भी लिखित साहित्य की शुरुआत इससे पहले हो गई थी, ठीक है। तो गढ़वाली बोली की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? ये है गोरखवाणी। गोरखवाणी को गढ़वाली की प्रथम रचना माना जाता है और इसके रचनाकार गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह को माना जाता है, ठीक है। सुदर्शन शाह 1815 में राजा बनते हैं, लेकिन माना जाता है कि जो इनकी गोरखवाणी है ये इन्होंने इससे पहले ही लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना है। तो गढ़वाली में और कुमाऊनी में जो साहित्य है इसकी शुरुआत लगभग 1800 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। आगे चलें। अच्छा, एक रचना और है गोरखवाणी उत्तराखंड में ही, वो किसकी है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, वो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है। एक तो सुदर्शन शाह की होगी, दूसरी किसकी है? आगे देखिए, गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी थी? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहली बार पहले भी बना हुआ है, ठीक है, तो आगे भी बन सकता है। तो पहली है बुरो संग, ये हर्षपुरी की रचना है। दूसरी है चेतावनी, हरिकृष्ण दोगादत्त की। तीसरी है विरह, जो कि नीलानंद कोटनाला की रचना है। तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बुरो संग, चेतावनी, विरह, ये गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचनाएं हैं। आगे चलें। उत्तराखंड में लोक नाट्य के विविध रूप, ठीक है, तो ये भी परीक्षा वाणी ने इंक्लूड किया है, तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया इसे। तो लोक नाट्य जो होता है उसके विविध रूप कौन कौन से मिलते हैं उत्तराखंड में? रामलीला, रासलीला, सभी लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। रामलीला की शुरुआत अल्मोड़ा से हुई है, आप लोगों को पता होगा, किसने किया, कब किया, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो लोक नाट्य देखिए, और क्या क्या है? जात्रा या जातों जिसे कहा जाता है, ठीक है, जैसे यात्राएं होती हैं, हिल यात्रा है, वो अपने आप में क्या है? एक यात्रा है, ठीक है। ऐसे ही आपका नंदा राजजात है, ठीक है। तो जातों या जात्रा किसे कहा जाता है? यात्राओं को। होली थिएटर, पता ही है, होली जो है स्वांग होता है। पांडव नृत्य, मुखौटा नृत्य, ठीक है, जैसे रम्माण है, रम्माण में आपका मुखौटा नृत्य किया जाता है। तो रम्माण के बारे में मैं एक वीडियो डालूंगा इंपोर्टेंट, ठीक है, उत्तराखंड विविध वाले सेक्शन में हम उन्हें कवर करेंगे। अगला देखिए, खेल परंपरा, जैसे ठुलखेल है, ठीक है। ये ठुलखेल जो है आपका कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे किया जाने वाला नृत्य है ठुलखेल, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें रामायण का मेनली पाठ किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, हिल यात्रा, हिल यात्रा पिथौरागढ़ का प्रमुख एक तरीके से उत्सव है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। हिल यात्रा किस क्षेत्र में मनाया जाता है? पिथौरागढ़ के कुमाऊं वाले रीजन में बनाया जाता है। और यहाँ पे आपके जो मेन पात्र हैं, इस पर आपने देखा होगा लखिया भूत एक, ठीक है, एक लखिया भूत मेन पात्र आता है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी इससे संबंधित आपका हिरन चित्तल, ठीक है, तो हिरन चित्तल का संबंध भी किससे? इसी से। नेक्स्ट देखें, भड़ गायन। भड़ गायन कहने का मतलब जो वीर है ना, जैसे पहले के समय में युद्ध में जाते थे वीर और वीर गति को प्राप्त हो गए, और भी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे वीर माधो सिंह भंडारी हैं, इस टाइप के लोग, या फिर महिपति शाह हैं, उनकी भी काफ़ी चर्चा होती है। तो इस टाइप के जो महान योद्धा थे, महान पुरुष थे, उनके बारे में जो गायन किया था उन्हें भड़ गायन कहा था, ठीक है। जागर, जागर आप लोग जानते हैं। मंडाण, ठीक है, ये भी एक नृत्य है। आगे देखिए, वादियों के स्वांग, वादी एक जनजाति है, औजी जनजाति है, ये लोग क्या करते हैं? घर घर जाके अपना वाद्य यंत्र लेके वहाँ पे नाचते गाते हैं। तो वादियों के स्वांग और औदियों के प्रहसन, ये सभी क्या हैं? उत्तराखंड में लोक नाट्य के अलग अलग रूप हैं, ठीक है। आगे चलिए, सन 1582 ईस्वी के आसपास ऊषा रुद्रगोदया तथा ययाति चरित्र नामक नाटकों की रचना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन तो उत्तराखंड इतिहास का क्वेश्चन है, कई बार बना हुआ है। ऊषा रुद्रगोदया है, ठीक है, ययाति चरित्र है, ये इसके अलावा एक रूपचंद के द्वारा भी सैनिक शास्त्र नामक एक ग्रंथ रचा गया, तो उसे भी इसी में इंक्लूड करते हैं परीक्षा वाणी वाले। तो ये आपकी जो रचना है ये रुद्र चंद के द्वारा लिखी गई रचना है, ठीक है, चंद राजा रुद्रचंद, तो इतना आप लोग ध्यान में रखें। आगे चलिए, आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक, तो गढ़वाली भाषा में या गढ़वाली बोली में जो पहले नाटक की रचना हुई थी ये आपकी 1911 में हुई थी, जिसका नाम था जय विजय। उसके बाद 1914 में एक नाटक रचा गया भक्त प्रहलाद, ठीक है, और इनकी जो रचना की थी, इनके जो लेखक थे वो थे भवानी प्रसाद थपलियाल जी। तो ये क्वेश्चन पहले बना हुआ है भैया, भक्त प्रहलाद से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखें, गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक जो था जय विजय 1911, दूसरा भक्त प्रहलाद 1914, दोनों की रचना भवानी प्रसाद थपलियाल जी ने। आगे चलते हैं, गढ़वाल में पौराणिक तथा लौकिक यानी कि ऐतिहासिक जो लोक कथाएं होती हैं, लोक गाथाएं होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो जो आपकी पौराणिक लोक कथाएं या लोक गाथाएं होंगी, इन्हें कहा जाता है जागर, ठीक है।
जिसमें पुराणों में वर्णित जो कथाएं हैं उनके बारे में जिक्र होता है। जबकि लौकिक जो होती है यानी कि लोगों ने अपनी मान्यताओं के आधार पर जिन्हें गढ़ा है, तो ऐसी लौकिक लोक गाथाओं या फिर ऐतिहासिक लोक गाथाओं को कहा था पवाड़ा। जैसे अभी मैंने कहा ना भड़ या पवाड़ा। पवाड़ा में क्या होगा, जैसे जीतू बगड़वाल है, तीलू रौतेली है या आपकी जिया रानी है, तो इस टाइप के जो महान योद्धा हुए या फिर महान व्यक्तित्व हुए, उनके बारे में उनका गुणगान करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए जो चीज़ें कही जाएंगी, जो गायन किया जाएगा, उन्हें हम कहेंगे पवाड़ा। लेकिन पुराणों में ऐसे जो देवता हैं इनके बारे में कोई ऐसा गायन किया जाएगा तो उन्हें जागर कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा कन्फ्यूजिंग बन सकता है कि गढ़वाल में पौराणिक लोक गाथाओं को क्या कहा जाता है, ऑप्शन दोनों मिल गए तो आपने चूज करना है जागर, ठीक है। और लौकिक की बात करें तब पवाड़ा। आगे देखें, कुमाऊनी में जो कुमाऊनी लोक गाथा होती है मालुसाही, इसको पुस्तक रूप किसने दिया? राजुला मालुसाही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कुमाऊं की लोक गाथा है, ठीक है। तो कुमाऊनी लोक गाथा में जो मालुसाही है इसे पुस्तक का रूप दिया है, यानी कि लिखा है इसे किसने? 3 लोगों ने, डॉक्टर उर्वी दत्त उपाध्याय, डॉक्टर रमेश पंत और डॉक्टर यमुना दत्त वैष्णव जी ने। तो इतना भी आप लोग ध्यान में रखें। आगे देखिए, कुमाऊनी भाषा के आदि कवि किन्हें माना जाता है, किसे प्रथम कवि माना जाता है? तो वह लोकरत्न पंत, जिनका नाम था गुमानी पंत, काशीपुर में रहा करते थे, ठीक है, काशीपुर के दरबार में। आगे देखिए, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक, ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं, गंगा दत्त उप्रेती को कुमाऊनी बोली का प्रथम भाषा वैज्ञानिक माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो ये सुमित्रानंदन पंत वाले में मैं कवर कर चुका हूँ पहले भी, ये आपकी बुरोंस या बुरांस, ठीक है। ये आपका कुमाऊनी भाषा में लिखी हुई इनकी प्रसिद्ध कविता है सुमित्रानंदन पंत जी की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख पत्रिकाओं की। तो देखें, परीक्षावाणी में जो पत्रिकाएं कवर की गई हैं उन्हीं को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, और इसके बाद अन्य पत्रिकाएं जो हैं, पत्रकारिता का इतिहास है, उसमें मैंने बहुत से फैक्टर ऐड किए हैं, ठीक है। तो इस टेबल में केवल आप परीक्षावाणी का ही डेटा देखेंगे, बाकी आगे हमने अन्य चीज़ें कवर की हैं तो उन्हें भी हम देखेंगे। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे है, प्रमुख पत्रिकाएं जो उत्तराखंड में हैं। पहला है उत्तराखंड दर्शन, इसका प्रकाशन होता था देहरादून से, और ये आपकी मासिक पत्र है, ठीक है। हम केवल पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं, पत्रों की नहीं, समाचार पत्र नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। समाचार पत्र आगे देखेंगे। पर्वतजन, ये भी एक पत्रिकारिता है, पत्रिका है जो कि देहरादून से प्रकाशित होती है, ये भी मासिक है। तीसरी है युगवाणी, देहरादून से प्रकाशित और मासिक, ठीक है। अब यहाँ पे युगवाणी में थोड़ा सा सस्पेंस मिलता है, उसको हम आगे कवर करेंगे। युगवाणी परीक्षावाणी ने 1941 दिया हुआ है, ठीक है। तो युगवाणी समाचार पत्र की बात करेंगे तो हम 1947 है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसे आप क्लियर कर लेना। युगवाणी देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्र है, ठीक है। धाद देहरादून से, ये अनियमित रूप से प्रकाशित होता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं था, फिक्स नहीं था, ठीक है। धाद, लेकिन पूछा गया एग्जाम में, कहाँ से? देहरादून से। पहाड़ नैनीताल से, ये वार्षिक है, ठीक। आगे देखें, उत्तरा, ये नैनीताल से प्रकाशित होता था, त्रैमासिक। अगला आज का पहाड़, तो आज का पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होता है? पिथौरागढ़ से प्रकाशित और त्रैमासिक, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें। मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से मासिक पत्र। पूर्ववासी अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाला वार्षिक पत्र। उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला वार्षिक पत्र। इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय ज्वाला, ठीक है, पूछा गया है। तो राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से प्रकाशित होता था, त्रैमासिक पत्र, और अंतर ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र है। तो ये आपके मासिक पत्रिकाएं थी जिनके बारे में हमने एक टेबल यहाँ पे बना दी है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है भाई, इसलिए ध्यान में रखें। अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता पूर्व के प्रमुख पत्र। यहाँ पे मैंने प्रयास किया है उत्तराखंड के इतिहास की जो पत्रकारिता है, उत्तराखंड में पत्रकारिता का जो इतिहास मिलता है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, ठीक। और यहाँ पे जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें मैंने सब यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लें अच्छे से। तो देखें, उत्तराखंड में स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन से प्रमुख पत्र थे। तो बात करते हैं राज्य का पहला समाचार पत्र। राज्य में प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र था वो अपने आप में पाक्षिक पत्र था, और वो कौन सा है? वो है आपका द हिल्स, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है। राज्य में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था, इस प्रकार से। तो ध्यान रखेंगे द हिल्स। कब प्रकाशित हुआ? 1842 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित हुआ ये भी ध्यान रखेंगे। ये प्रकाशित होता था मसूरी से, किसके द्वारा? जॉन मैकिनन के द्वारा, ठीक है। इसलिए हम मान सकते हैं कि उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत जॉन मैकिनन द्वारा की गई थी, और ये आपका अंग्रेजी भाषा का पत्र हुआ करता था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अंग्रेज प्रशासन विरोधी क्रांतिकारी पत्र था। अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, अंग्रेजों के द्वारा ही प्रकाशित होता था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के प्रशासन के विरोध में इसे प्रकाशित किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, पूछा जाएगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे राज्य में प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। 1850 ईस्वी के आसपास, इसका सन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो बुक्स में इसी प्रकार से लिखा हुआ है तो मैंने ऐसे लिख दिया। 1850 के आसपास मैफिस
लाइट, ठीक है, मैफे स्लाइट ये इस पत्र का नाम है और ये मिस्टर जॉन लैंग के द्वारा प्रकाशित होता था। और जॉन लैंग के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई के वकील ये हुआ करते थे, रानी लक्ष्मीबाई के वकील थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो मिस्टर जॉन लैंग के द्वारा मसूरी से इसका प्रकाशन किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड किया, जो कि अंग्रेज प्रशासन का विरोधी पत्र था, ठीक है। याद रखना नाम मैफी स्लाइट, ठीक है। आगे देखिए, राज्य के लोगों द्वारा, अभी तक दोनों ही पत्र हमने देखे अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, अब हम देखेंगे कि राज्य के लोगों द्वारा पत्रकारिता का शुभारंभ कब से हुआ, यानी कि राज्य से प्रकाशित होने वाला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो ये आपका है समय विनोद, जिसका प्रकाशन हुआ था 1868 ईस्वी में और ये प्रकाशित होता था ऊधम सिंह नगर जनपद के जसपुर से, ठीक है। तो जसपुर प्रेस करके एक वहाँ पे प्रेस स्थापित की गई थी, तो जसपुर प्रेस से प्रकाशित होता था समय विनोद और इसका प्रकाशन केवल 10 साल के लिए हुआ था 1878 ईस्वी तक, इसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, राज्य में पत्रकारिता का शुभारंभ राज्य के लोगों द्वारा 1868 में किया गया और राज्य से प्रकाशित होने वाला ये प्रथम हिंदी पत्र है। जबकि अगर हम भारत में बात करें तो भारत देश का पहला हिंदी समाचार पत्र सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उदंड मार्तंड है, ठीक है, उदंड मार्तंड है। किसने प्रकाशित किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। कब प्रकाशित किया था? 30 मई 1826 को, ठीक है, 30 मई 1826 को, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। आगे चलिए, अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सभी को पता है, सभी लोगों ने पढ़ा है उत्तराखंड वालों ने, ठीक है। तो ये है आपका अल्मोड़ा अखबार। इसकी शुरुआत 1871 से की गई, क्योंकि आप जानते हैं अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 ईस्वी में, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए 1870 में, ठीक है। और इसी के अगले वर्ष 1871 में यहाँ से एक पत्र निकाला गया, किसकी सिफारिश पर? अल्मोड़ा के लाट साहब विलियम म्योर, ठीक है, कहीं पे इसे विलियम क्यूअर भी लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे MS गुसाई पुस्तक में आप देखेंगे तो विलियम क्यूअर, तो ध्यान रखें विलियम म्योर या विलियम क्यूअर जो भी हैं, ये अल्मोड़ा के लाट साहब थे। इनके सुझाव पर ही 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार निकाला गया, किसके द्वारा? डिबेटिंग क्लब द्वारा। और यहाँ पे इसका संपादन किसने किया? सबसे पहले ध्यान रखेंगे बुद्धि बल्लभ पंत जी ने, ठीक है, किसने? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। जबकि अगर डिबेटिंग क्लब का अध्यक्ष किसे बनाया गया था पूछेंगे तो चंद राज्य का अपदस्थ राजा भीमसेन या फिर भीम सिंह को, ठीक है। तो इतना भी आप लोग ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, 1871 ईस्वी से लेकर 1913 ईस्वी तक अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन कौन रहे? ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल बना चुका है भैया, आप लोगों ने केवल सीक्वेंस में अरेंज करना था उनको, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। ध्यान रखें, 1871 से लेकर 1913 ईस्वी तक अल्मोड़ा अखबार के संपादन में कौन कौन मुख्य रहे? पहले थे बुद्धि बल्लभ पंत, इनके संपादकत्व में शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद बने मुंशी इम्तियाज अली, फिर बने आपके लीलानंद जोशी, कुछ पुस्तकों में इन्हें जीवनानंद जोशी लिखा हुआ है, ठीक है, जीवनानंद जोशी, तो दोनों ही नाम आप लोग याद रखेंगे, लीलानंद जोशी या जीवनानंद जोशी। चौथे फिर सदानंद सनवाल। इसके बाद आपके आते हैं कौन? विष्णुदत्त जोशी जी। ये थे आपके 1871 से लेके शुरुआत से लेके 1913 ईस्वी तक। अब 1913 तक ही क्यों माना? क्योंकि आपको पता होगा 1913 में एक बहुत बड़ा चेंज आया। इसका संपादन किसके हाथ में आ गया था? बद्रीदत्त पांडे जी के हाथ में, जिन्होंने 1913 से 18 तक इसका संपादन किया है और 18 में पत्र बंद हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे। सन 1913 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक 5 साल के लिए अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन रहे? बद्रीदत्त पांडे जी। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है यूके ट्रिपल द्वारा, आगे भी बन सकता है, याद रखेंगे। आगे देखिए, वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया, तो इसके बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा या इनके संपादकत्व में कौन सा पत्र प्रकाशित किया गया जो कि साप्ताहिक था? तो इनके द्वारा अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद जो साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया उसका नाम था शक्ति। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, विजयादशमी के दिन 15 अक्टूबर 1918 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, विजयादशमी के दिन। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। इस पत्र ने, जो आपका शक्ति पत्र है, इस पत्र ने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसने कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता संग्राम आंदोलन कहा था। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है, कुली बेगार को स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा किस पत्र ने दी थी? तो ध्यान रखना, शक्ति नामक पत्र ने, ठीक है, किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे द्वारा प्रकाशित 1918 में। आगे देखिए, अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले अन्य प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्र यहाँ पे हम देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। पहला है स्वाधीन प्रजा, ठीक है, स्वाधीन प्रजा किसने प्रकाशित किया? विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा। कब? 1 जनवरी 1930 से। तो ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, स्वाधीन प्रजा की प्रकाशन तिथि पूछी जाती है 1930 ईस्वी 1 जनवरी से, ठीक है, किसके द्वारा? विक्टर मोहन जोशी। इसने इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या कही गई है, देखिए, सरदार भगत सिंह की फांसी की सूचना को सरकार का गुंडापन शीर्षक से छापा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे, सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखें, भगत सिंह की फांसी को सरकार का गुंडापन किसने कहा है?
स्वाधीन प्रजा नामक पत्र ने। आगे चलिए, दूसरा पत्र है समता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समता यानी कि समानता। इसके बारे में तो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि टमटा जी आपने इतना अच्छा नाम कैसे सुझाया, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अजय रावत में दिया हुआ है, मैं उसको बाद में कवर करूंगा। तो देखिए, समता पत्र का जो संपादन हुआ ये 1934 ईस्वी से शुरू हुई। किसने किया था? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। और कहाँ से किया? अल्मोड़ा से। ये ध्यान में रखना। ये आपका जो लोअर क्लास के लोग थे, ठीक है, यानी कि जो आपके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग थे, तो अनुसूचित जाति के विचारों को सबसे पहले लोगों के सामने लाने का जो काम किया, या फिर अनुसूचित जाति जो थी उनको जनता के लेवल तक लाने के लिए, जो नॉर्मल लेवल था उस लेवल तक लाने में सबसे ज़्यादा प्रयास जो किया है इस पत्र ने किया है। किसने? समता ने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, ठीक। 1935 में यानी कि अगले वर्ष उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार कौन थी? लक्ष्मी देवी टमटा, जो कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा की पत्नी है, ठीक है। तो इन्होंने इसका संपादन किया। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दलितों का उत्थान करने के लिए इसने सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं। अगला है पताका। इसका प्रकाशन 1939 में किया शोभन सिंह जीना के द्वारा अल्मोड़ा से, ठीक है। अब देख लेते हैं अन्य प्रमुख समाचार पत्र। पहला है गढ़वाल समाचार। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में इससे, तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, इसकी जो स्थापना हुई यानी कि शुरुआत हुई प्रकाशन, तो गढ़वाल समाचार 1902 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। कहाँ से प्रकाशित होता था? दुगड्डा, पौड़ी से। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा। अब पंडित गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा दोनों ही पत्र हुए हैं, चाहे वो गढ़वाल समाचार हो या गढ़वाली। दो पत्र हैं ऐसे, एक है गढ़वाल समाचार, दूसरा है गढ़वाली। थोड़ा सा अंतर आता है दोनों में, ठीक है। लेकिन किसने प्रकाशित किया में आप लोग ध्यान रखेंगे, गिरिजादत्त नैथानी ने ही दोनों को प्रकाशित किया। तो ये आपके लिए अच्छा हो गया, ठीक है, याद रखने के लिए। बाकी गढ़वाल समाचार का प्रकाशन 1902 में हुआ है, जबकि गढ़वाली का प्रकाशन 1905 में हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पत्र देख लेते हैं, गढ़वाली, बहुत महत्वपूर्ण। गढ़वाली नामक जो मासिक पत्र था इसका प्रकाशन 1905 में हुआ है गढ़वाल यूनियन के द्वारा। गढ़वाल यूनियन के बारे में आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है नीचे, तो आगे बात कर लेंगे, ठीक है। क्या है वो बात? वो ये है कि गढ़वाल यूनियन का गठन 1901 ईस्वी में हुआ था देहरादून में। और क्यों हुआ था? कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध, ठीक है। तो कुली, सीधा क्वेश्चन बन सकता है, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गठित पहली यूनियन कौन सी थी? ध्यान रखेंगे, गढ़वाल यूनियन। कब? 1901 में। इसी यूनियन के द्वारा 1905 में फिर गढ़वाली नामक मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया, ठीक है। तो गढ़वाल यूनियन द्वारा। कहाँ से? देहरादून से प्रकाशित होता था। नाम गढ़वाली है, जबकि गढ़वाल समाचार तो पौड़ी गढ़वाल से हो रहा है, लेकिन ये गढ़वाली नाम होके भी कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? देहरादून से। तो याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। प्रथम संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी, मैंने बताया दोनों के ही सेम है, ठीक है। और तीसरी बात, 1912 ईस्वी के बाद इसका संपादन किया विश्वंभर दत्त चंदोला ने, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा विश्वंभर दत्त चंदोला जी को गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप लोग नोट करेंगे। आगे चलिए, गढ़वाल यूनियन का गठन हम बात कर चुके हैं, देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरोध में गठित हुई थी। नेक्स्ट समाचार पत्र है पुरुषार्थ। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने एक स्टेटमेंट लिखा था जो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के उपलक्ष्य में इसने एक स्टेटमेंट लिखा था, सरकार पर व्यंग कसा था। एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। बहुत से स्टूडेंट ये मानते हैं कि अल्मोड़ा अखबार ने लिखा था। भाई अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था तो कैसे लिखेगा वो, ठीक है। तो किसने लिखा था? पुरुषार्थ ने। ये क्वेश्चन बन चुका है आयोग के द्वारा, ठीक। इसका प्रकाशन अक्टूबर 1918 से हुआ था। गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा ही ये प्रकाशित हुआ था। और कहाँ से? दुगड्डा, पौड़ी से ही इसका प्रकाशन होता था, ठीक है। तो इसी ने लिखा हुआ था एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। इसकी कहानी क्या है वो हम ये अजय रावत सीरीज में बात करेंगे। अगला है युगवाणी साप्ताहिक पत्र। देखिए, शुरुआत में ये जो पत्र था ये पाक्षिक पत्र था, लेकिन बाद में ये साप्ताहिक तौर से प्रकाशित होने लगा और अभी ये नियमित प्रकाशित होता है, ठीक है, एक तरीके से। तो युगवाणी जो साप्ताहिक पत्र था इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1947 से हुआ था। तो ये आपका एक ऐसा पत्र है जो आज़ादी के दिन प्रकाशित हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और आयोग ने कई बार इसको पूछा है और हर बार स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि परीक्षावाणी में इसकी डेट जो दी है वो 1941 दी है। तो ये डेट सही नहीं है, आप लोग ध्यान रखें। 15 अगस्त 1947 से इसका प्रकाशन हुआ है। कहाँ से प्रकाशित होता था? देहरादून से। संपादक थे भगवती प्रसाद पाथरी जी, ठीक है। इसकी तुलना, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी तुलना रूस की क्रांति के दौरान लेनिन के द्वारा प्रकाशित किए गए पत्र इस तरह से की जाती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि किस समाचार पत्र की तुलना लेनिन द्वारा प्रकाशित इस तरह से की जाती है? तो इस तरह से की जाएगी युगवाणी की, ठीक है। इसी का जैसा एक और स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा जो कि पहले बन चुका आयोग के द्वारा, तरुण कुमाऊं में, ठीक। वो क्या है कि इस तरुण कुमाऊं का जो नाम है वो मैजिनी के यंग इटली की तर्ज पर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है आयोग के द्वारा, इसलिए
इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि लेनिन द्वारा प्रकाशित इस तरह पत्र की तर्ज पे कौन सा पत्र है, युगवाणी। ठीक है, तरुण कुमाऊं की बात करें तो तरुण कुमाऊं 1922 में प्रकाशित हुआ था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है और लैंसडाउन पौड़ी से इसका प्रकाशन होता था। अब ध्यान रखो, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे ये है याद रखने वाला, नाम है तरुण कुमाऊं। तो 100% यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करेंगे कि तरुण कुमाऊं है तो कुमाऊं से प्रकाशित होता होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आप साफ साफ देखेंगे लैंसडाउन यानी कि कालो का डांडा पौड़ी से प्रकाशित होता था, जो कि गढ़वाल मंडल में, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखें, तरुण कुमाऊं कहाँ से, लैंसडाउन से। कब, 1922, किसने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा। ठीक है, और इसका नाम मैजनी के यंग इटली नामक पत्र की तर्ज पर रखा गया था। आगे बात करते हैं, गढ़वाली का प्रथम मासिक समाचार पत्र। तो गढ़वाली भाषा में प्रकाशित होने वाला जो पहला मासिक समाचार पत्र था, यानी कि महीने में एक बार आने वाला, वो था आपका विशाल कीर्ति। ये पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होता था सदानंद कुकरेती जी के द्वारा। ठीक है, और कब से कब तक ये चला, 1913 से लेके 1917 ईस्वी तक 4 साल चलते रहा। ठीक है, अगला देखिए, राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। अर्थात अभी तक हमने बात किया पाक्षिक यानी कि 15 दिन में प्रकाशित होने वाला, साप्ताहिक यानी 7 दिन में, या फिर मासिक यानी कि महीने में। अब हम बात करेंगे कि दैनिक पत्र यानी कि प्रत्येक दिन, जैसे अभी आप देखते हैं अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, ये प्रत्येक दिन आते हैं, हर दिन आपको समाचार पत्र मिलता है। तो इस प्रकार दैनिक पत्र की शुरुआत हुई है पर्वतीय नामक पत्र से। ठीक है, और पर्वतीय की कॉपी अगर आप देखना चाहते हैं तो अल्मोड़ा के संग्रहालय में, राजकीय संग्रहालय में जा सकते हैं, वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो राज्य में प्रकाशित पहला दैनिक समाचार पत्र था पर्वतीय, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखें, राज्य में प्रकाशित पहली उर्दू धार्मिक पत्रिका। ठीक है, धार्मिक पत्रिका यानी कि धर्म से रिलेटेड थी, और कौन सी भाषा में प्रकाशित हो रही है, उर्दू में। तो वो कौन सी थी, ये क्वेश्चन बन चुका है और ये यूकेपीएससी ने बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा हादी ए आजम। तो उर्दू पत्रिका जो कि धार्मिक पत्रिका थी, पहली राज्य से प्रकाशित हुई, वो थी हादी ए आजम। इसका प्रकाशन मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब प्रकाशित हुई, 1936 में, हल्द्वानी से। लेकिन ये 1 साल के लिए ही प्रकाशित हो पाई थी, 1 साल बाद इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, हल्द्वानी से प्रकाशित होती थी हादी ए आजम। अगला देखें, स्वतंत्रता के पश्चात शुरुआती 5 महीनों जबकि हिंदू मुस्लिम आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, बहुत उफान पे था, तो उस स्वतंत्रता के शुरुआती 5 महीनों के दौरान देहरादून से प्रकाशित एकमात्र अंग्रेजी पत्र कौन सा था, जो कि सप्ताह में एक बार आता था। वो अंग्रेजी पत्र था आपका वॉइस ऑफ दून। अंग्रेजी पत्र होने के बावजूद इसने यहाँ पे जो आंदोलन हो रहे थे, इंडिया में जो स्थिति बनी हुई थी, उसके बारे में छापता था। ठीक है, तो एक तरीके से काफ़ी साहसी कदम था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि जो आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम आंदोलन चल रहा था, उस दौरान देहरादून से जो एकमात्र अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यहाँ प्रकाशित हो रहा था, वो था वॉइस ऑफ दून। ठीक है, तो ये था आपका उत्तराखंड में भाषा, शिक्षा, बोलियां और पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।